हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज क्या होती है बेटा, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन, मतलब कि इसका कुछ पोर्शन तो एंडोक्राइन की तरह है और मेजर पोर्शन क्या है बेटा, एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन आपको पता है जहाँ पे डक्ट होती है, तो वहाँ से क्या उसको क्या बोलते हैं बेटा, या को क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक एक्टिनाई या फिर एसिनाई, जो आप बोलना चाहो, जहाँ से आपका पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। और जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कितने होते हैं? 1 to 2 मिलियन ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि पैनक्रियाज का सिर्फ 1 से 2% होता है। ठीक है। यहाँ पे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। तो अल्फा सेल्स से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है। ये क्या करता है? हेपेटोसाइट्स पे काम करता है और क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है। और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये एक्टिव होगा, तब काम करेगा। ऐसे नहीं कि हमेशा ही करता रहेगा, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तब आएगा उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस कराएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये भी कराएगा ये। फिर आता है आपका बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये आएगा, रिलीज होगा और क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये लिपोजेनेसिस भी कराएगा, प्रोटीजेनेसिस भी कराएगा। ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। और जो भी आपके पेप्टाइड या प्रोटीन वाले हार्मोन्स होते हैं बेटा, चाहे वो पॉलीपेप्टाइड है, चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, कोई भी प्रोटीन वाला पार्ट होगा उनके अंदर, तो उनका रिसेप्टर कहाँ पे होगा बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा। तो इसका भी कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है। इसके रिसेप्टर के अंदर 2 यूनिट होती है बेटा, 2 अल्फा यूनिट और 2 बीटा यूनिट। ठीक है। और इसकी जो अल्फा वाली यूनिट है बेटा, वो सेल से थोड़ा बाहर की तरफ लटकी हुई होती है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सब यूनिट। और जो दूसरी बीटा वाली वो होती है मेम्ब्रेन से बाउंड। ठीक है। इंसुलिन क्या करता है बेटा, हेपेटोसाइट्स पे काम करेगा, एडिपोसाइट्स पे भी काम करेगा। ठीक है। जो ग्लूकागोन था, उस पर मैंने बोला कि हेपेटोसाइट पे काम कर रहा है, ये भी क्या करेगा, हेपेटोसाइट पे काम करेगा, लेकिन कैसे, डिक्रीज कराने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन ये जनरेट करेगा। कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है, GLUT4 हमने जो पढ़ा था, तो वो क्या है, वो तो बेटा एक कैरियर होता है। इसकी हम यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बेटा इन रिसेप्टर्स की, तो ये रिसेप्टर है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हैं। और ये जो GLUT4 था आपका, ये आपका कैरियर था, जो हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसके अलावा क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि ग्लाइकोजेनेसिस करेगा। देखो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बनना, और यहाँ पे क्या था, कहाँ गया, ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। ठीक है। तो उल्टा काम कर रहे हैं एक दूसरे से। इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। एक ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, दूसरा बढ़ाता है। ऐसे नहीं कि कंपटीशन में करेंगे भाई, मैं कम करूँगा, नहीं मैं ज़्यादा करूँगा, ऐसे नहीं। जब कम हो रखा हो ग्लूकोज का लेवल, तो बढ़ाने के लिए ग्लूकागोन काम करेगा, और जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रखा होगा तब इंसुलिन काम करेगा। ठीक है। अगर आपके अंदर बेटा प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन रह जाए, मतलब ग्लूकोज का लेवल लंबे टाइम तक आपका बढ़ता ही रहता है, मतलब कि बढ़ा ही रहता है, तो उससे क्या होता है, आपको बीमारी जो है, जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, ग्लूकोज आएगा यूरिया के थ्रू, यूरिन के थ्रू, और कीटोन बॉडीज़ भी आएंगी। ठीक है। हमने पढ़ा था उस वाले चैप्टर में, एक्सक्रीशन वाले में। ठीक है। ग्लूको यूरिया होगा और कीटो यूरिया होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपने आर्टिफिशियल, मतलब हमने बायोटेक को यूज़ करते हुए हम पढ़ेंगे आगे 12th क्लास में ही, कि आपने क्या बनाया, ह्यूमुलिन बनाया है, आर्टिफिशियल इंसुलिन, उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड हमारी आती है बेटा टेस्टिस। नेक्स्ट है हमारी टेस्टिस। टेस्टिस आपको पता है ये 1 पेयर होते हैं, एब्डोमेन के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटल सैक के अंदर। पता है स्क्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ताकि उसके हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम रह सके उसका टेम्परेचर, क्योंकि उसके लिए वैसा ही टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए। टेस्टिस में क्या होते हैं बेटा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं। और वहाँ पे जो ये जो इंटरट्यूबुलर स्पेसिस है, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन्हीं से एंड्रोजन निकलते हैं, जिसका बढ़िया एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसके डबल काम है। इसको हेट्रोक्राइन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सेक्स ऑर्गन की तरह भी काम कर रही है, जहाँ से स्पर्म बना रहा है, और ये एंडोक्राइन की तरह भी काम कर सकती है। ठीक है। तो कैसे काम करेगा, देखो, जो आपका ICSH है, मतलब कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर LH, ये क्या करेगा, लीडिंग सेल्स पे काम करेगा। लीडिंग सेल से एंड्रोजन निकालेगा। एंड्रोजन क्या क्या करेंगे,
करेंगे, रेगुलेट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। जो भी आपके एक्सेसरी सेंस ऑर्गन होते हैं, एपिडिडिमस हो गया, ठीक है, एपिडिडिमस हो गया, और उसके अलावा आपका वास डेफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, जो भी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन, उनकी डेवलपमेंट, उनकी मैच्योरेशन पे काम करेगा। इसके अलावा क्या करेगा बेटा, मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल हेक्सियर एक्सिलरी हेयर, मतलब कि जो भी आपके सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं मेल के, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी हो जाना, गुस्से वाला हो जाना, ठीक है, ये सभी ये स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा क्या करेगा बेटा, जो एनाबॉलिक इफेक्ट है, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी मास क्या करना है, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या करना है, बॉडी मास बनाना है, उसको मस्कुलर बनना है मेल्स को, तो इसलिए एनाबॉलिक, मतलब कि एनाबॉलिक क्या होता है, सिंथेसिस वाली इफेक्ट डालेगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। इसके अलावा ये स्पर्मेटोजेनेसिस पे भी वो करेगा कि बस स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराएगा। इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है, जिससे मेल सेक्स बिहेवियर आता है। आपने देखा होगा फीमेल्स के कंपेरिजन में, वैसे तो भाई क्या बात करें, चलो छोड़ो, वैसे मतलब कि ऐसे आपने देखा होगा जो मेल होते हैं बेटा, उनके अंदर सेक्सुअल बिहेवियर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, और वो जो फीलिंग होती है बिहेवियर, तो उसको लिबिडो बोलते हैं, मतलब कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट की जो फीलिंग है उसको लिबिडो बोलते हैं। तो वो भी आपका एंड्रोजन ही कंट्रोल करवाता है CNS पे काम करा के। उसके बाद नेक्स्ट आपकी ओवरी भी वन पेयर होती हैं, ये एब्डोमेन के अंदर होती हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये क्या थे बेटा, आपके टेस्टिस थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, और ये आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। और ये क्या करते हैं, ओवम बनाते हैं, हर मतलब रिलीज़ करते हैं, हर साल कह रही हूँ, हर महीने, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। इसके अलावा इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, ओवरिन फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं, और जो ओवरिन फॉलिकल है मैच्योर वाली, उससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है। आफ्टर ओव्यूलेशन, देखो जैसे ओव्यूलेशन होगा तो जो रप्चर्ड ओविनल फॉलिकल है वो क्या बन जाता है, बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, पढ़ा हुआ है ना हमने, 3rd चैप्टर में पढ़ा था। तो इससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं, हम पढ़ चुके हैं कई बार। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो हैं वो इन्हीं की वजह से आते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट, उनकी ग्रोइंग, ओविनल फॉलिकल्स की ग्रोथ, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जैसे कि हाई पिच, जो लेडीज़ होती हैं उनकी आवाज़ थोड़ी पैनी होती है, तो हाई पिच वॉइस है। मेल्स की कैसी थी, लो पिच थी, ठीक है। मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट और सेक्सुअल बिहेवियर जो लिबिडो उसको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन है उसका मेन काम बेटा प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट, खासकर जो एल्वियोलाई होते हैं, हमने पढ़ा हुआ ना मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो एल्वियोलाई होते हैं सेक्स लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है, उसको कंट्रोल करेंगे, उनकी फॉर्मेशन को, साथ ही साथ मिल्क सिक्रीशन भी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसके अलावा जो हार्ट है और जो किडनी है वो भी कुछ हार्मोन निकालते हैं। जैसे कि पहली बात तो जो GIT है बेटा, वो उनका जो पोर्शन है बेटा जो हार्मोन निकाल रहा है वो एक्सोक्राइन है, ठीक है, एंडोक्राइन नहीं है, वो एक्सोक्राइन है। अगर हम हार्ट की एट्रियल वॉल्स की बात करते हैं, वहाँ से ANF निकलता है, हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स की डायलेशन कराता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं किडनी की, उनसे भी एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो कि एरिथ्रोपोइसिस कराता है, मतलब कि RBCs की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। GIT की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से 4 हार्मोन है। गैस्ट्रिन स्टमक से निकलेगा, ठीक है, क्या करता है ये, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन है, HCl, उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। सिक्रीटिन कहाँ से निकलता है, ड्यूडेनम से निकलता है। पहली एक और बात ध्यान रखनी यहाँ से बेटा, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर, सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था हार्मोन वो आपका सिक्रीटिन ही था। ये क्या करेगा बेटा, एक्स एंड स्टिमुलेट एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे काम करेगा, वहाँ से वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद है कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको हम CCK बोलते हैं, ये भी ड्यूडेनम से निकलता है। ये कहाँ पे काम करेगा, गोल ब्लैडर पे काम करेगा, बाइल का सिक्रेशन कराएगा। इसके अलावा पेनक्रियाज पे भी काम करेगा, पेनक्रेटिक जूस निकालने के लिए। इसके अलावा लास्ट आपका गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड नाम से पता चल रहा है, पेप्टाइड हार्मोन है, और गैस्ट्रिक इनिबिटरी मतलब कि गैस्ट्रिक जूस की इनिबिशन कराएगा, ये भी ड्यूडेनम से ही निकलता है, इसको GIP भी बोलते हैं। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं, कुछ हार्मोन्स बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, जो क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारे टिश्यूज हैं, जो आपके GIT के या भी जो भी अदर टिश्यूज हैं, उनकी ग्रोथ कराएगा, रिपेयरिंग कराएगा और रीजनरेशन भी कराएगा, ठीक है। इसके मतलब, इसके अलावा कि मतलब यही चारों नहीं है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इन चारों को ही पढ़ रहे हैं NCERT के अकॉर्डिंग। मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, देखो रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है एक हार्मोन के लिए, ऐसे नहीं कि कोई भी रिसेप्टर कोई भी हार्मोन को बाइंड करा लेगा, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। और जब हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है, रिसेप्टर था उस पर हार्मोन आके जुड़ गया, क्या बोलेंगे उसको, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा, इससे बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे टारगेट टिश्यू के अंदर। रिसेप्टर मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, अगर प्रोटीन वाले हैं कोई भी हार्मोन, चाहे प्रोटीन वाले हैं चाहे एमिनो डेरिवेटिव वाले हैं, उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। बताया था क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन पे बाउंड कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो
सॉरी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे ही होगा, मेम्ब्रेन पे ही उसको जोड़ के चेंजेस करा देगा। लेकिन जो आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं और जो आइडोथायरोनिन है, जैसे कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन T3 T4, इनके रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं बेटा? इंट्रा सेलुलर और खासकर न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर भी होते हैं और मोस्टली न्यूक्लियस, क्योंकि इंट्रासेलुलर के अंदर न्यूक्लियस भी तो आ जाता है ना बेटा। ठीक है, तो कैसे मैकेनिज्म होता है समझेंगे ज़रा। अगर हम बात कर रहे हैं बेटा प्रोटीन हार्मोन की, जैसे कि FSH कैसा होता है आपका? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। इसका रिसेप्टर कहाँ पे होता है? मेम्ब्रेन पे ही होता है। तो इसका रिसेप्टर बेटा मेम्ब्रेन पे ही है। ये हार्मोन इस पर आके बाइंड हो जाएगा, हो गया, तो इससे क्या होगा? पहला रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कि हार्मोन और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स बना उससे पहला रिस्पॉन्स आया। इससे क्या होगा? फर्स्ट जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे फिर नेक्स्ट चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा बेटा? जो आपका सेकेंडरी मैसेंजर है वो बन जाएंगे। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन होते हैं? साइक्लिक AMP, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसके अलावा IP3 और कैल्शियम, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है सेकेंडरी मैसेंजर। ये कैसे बनेगा? एडिनाइल साइक्लेज की हेल्प से बनेगा। कौन सा एंजाइम है जो सेकेंडरी मैसेंजर बनाने में हेल्प कर रहा है? एडिनाइल साइक्लेज, खासकर AMP के लिए। और जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर आएगा वो मैसेज भेजेगा ताकि बायोकेमिकल प्रोसेस हो सके और जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपके बॉडी में होना है, जैसे कि जो FSH का काम है वही वाला काम ये करा देगा। ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन की, जैसे कि एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो उसका रिसेप्टर कहाँ पे होगा? सेल के अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि इनके रिसेप्टर क्या होते हैं बेटा? इंट्रा सेलुलर। तो ये सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि लिपिड नेचर है तो लिपिड वाली मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर सकता है। ये यूटेराइन की सेल मेम्ब्रेन है। जैसे इसको क्रॉस करेगा अंदर जाएगा न्यूक्लियस के साथ, ये न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये उसके साथ क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इससे क्या होगा बेटा? DNA के अंदर कुछ ना कुछ मतलब कि ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ चेंज लेके आएगा, जिससे क्या होगा? DNA से mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा, और जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होना है, जैसे कि यहाँ पे टिश्यू ग्रोथ करानी है और डिफ्रेंशिएशन करानी है, ठीक है, उसकी ओवरिन टिश्यूज़ की, ठीक है, तो वहाँ पे ये रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। तो कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है, दोनों तरीके का आपको देखना है। अगर प्रोटीन वाला हार्मोन है तो कैसे रिस्पॉन्स होगा, वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा, लेकिन अगर स्टेरॉयडल हार्मोन तो वहाँ पे बीच में कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है बेटा खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने 11th का सिलेबस कर लिया है कंप्लीट बेटा। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी, कहीं घूमने गए हुए थे, तो फटाफट इनको देख लो, 2-3 दिन के अंदर इसको पूरा करो ताकि हम 12th का सिलेबस स्टार्ट कर सके। मैं देखती हूँ बेटा बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे, तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे आपसे बिल्कुल भी। आपके लिए ही मेहनत कर रही हूँ बेटा, एक दिन भी चैन से नहीं बैठी हूँ, सिर्फ आप लोगों की वजह से कि 11th का सिलेबस फटाफट कवर हो सके ताकि हम 12th के सिलेबस पे फोकस कर सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर बेटा।